नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होगी। बता दें कि इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने के मामले में कई अहम सुझाव भी दे सकता है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो 2-3 दिन का लॉकडाउन लगा दें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया गया है। कोर्ट के आदेश को लेकर के हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तैयार प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और अब आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय चड्ढा जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। संजय जी, देखिए, जिस तरीके से पराली जलाई गई, उसके बाद दीपावली का उत्सव मनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई थी पहले भी कि पटाखे खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होने चाहिए जिनसे प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन लोग नहीं माने, पटाखों को जलाया गया। और उसके बाद देखिए जो स्थिति बनी हर साल की तरह, स्मॉग की स्थिति, यानी कि आसमान में जाकर के जो धुआं जम गया, उसकी वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा संज्ञान लिया इस मामले पर और दिल्ली सरकार से को फटकार भी लगा और यह भी कहा गया कि आप 30% ही लोगों को ऑफिसेज में बुलाइए और साथ ही साथ जो भी जरूरी कदम है वो उठाइए। आज अब कोर्ट के अंदर तमाम दलीलें पेश की जाएंगी, क्या कुछ हो सकता है संजय जी? देखिए, आपको ये समझना होगा, ये कोई आज की समस्या नहीं है। ये रेगुलर, हर साल, एवरी ईयर दिस एपिसोड रिपीट, हर समय ये होता है। इस वक्त दिक्कत इतनी ज्यादा है, आप खुद जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से, कि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इस चीज को बहुत लाइटर वे में टैकल करते हैं। आज जब शर्तें आती है ये दिवाली के पीरियड के दौरान, तभी ये लोग जागते हैं, पूरा साल इस विषय पे सोते हैं। ये बहुत बहुत एक कठिन समस्या है दिल्ली वालों को में। जैसा कि कल हमारे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा हमको घर में भी मास्क लगा के बैठना पड़ रहा है। ये स्थिति बनानी है पूरे देश की। कितना बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। प्राइमरली मैं इसमें कई बार दोषी चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इन पे खिलाफ एक सख्त एक्शन होना चाहिए। और आज इसकी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट एक मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकता, मूक दर्शक चुपचाप नहीं देख सकता, दिल्ली वालों को मरते हुए नहीं देख सकता, दिल्ली वालों को घुटन में जीते हुए नहीं देख सकता। ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ कह दिया गया था कि आप 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी, या फिर वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई थी कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दीजिए ताकि लोग घर में रहें। जो पेट्रोल का धुआं है, एसीएस की जो गैसेस निकलती हैं, एयर कंडीशन की गैसेस निकलती हैं, उनसे कुछ तो राहत होगी। लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा, हालांकि आदेश पारित हो गया लेकिन उसका अमली जामा उसको नहीं बनाया जा सका प्रशासन और शासन की तरफ से। संजय जी, ये मैं आपसे बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, कोई सीरियसली, क्योंकि किसी को इसके दूरगामी परिणाम है। एकदम तो कोई व्यक्ति मर नहीं जाता, बिल्कुल, एकदम तो किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती, तो वो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉलिटिशियंस को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या दिल्ली सरकार को फर्क पड़ रहा है और क्या केंद्र सरकार को फर्क पड़ रहा है? उनको तो शॉर्ट टर्म अपनी, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों से मतलब है। ये बड़ा स्पष्ट है, ये जनता जानती है। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के विषय में जो सच्चाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, ठीक है, हर व्यक्ति जानता है। ठीक है सर, आपसे एक आखिरी सवाल आपसे चाहूंगी, ठीक है? आज कुछ ना कुछ अच्छा ऑर्डर पास होगा। बिल्कुल सर, ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। आज क्या कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद अधिवक्ता हैं, आप कोर्ट में रहते हैं, क्या कुछ बातचीत होती है वहां पर, क्या निकल करके आ सकता है कोर्ट की तरफ से और जो केजरीवाल सरकार प्रस्ताव रखने जा रही है? संजय जी, कोर्ट, मैंने जैसे बताया, एक मूक दर्शक नहीं बन सकता। कोर्ट, मैंने बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग किया, मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ। इसी प्रकार से जिस तरह से मैं दुखी हूँ, ऐसी हमारी कोर्ट भी दुखी है। और वो कोर्ट निश्चित तौर पे, सर आज संभव क्या है, क्या संभावना है, क्या कुछ हो सकता है आज कोर्ट में? संभावना ये है कि कुछ एक जो डायरेक्शंस है, एडवाइजरी या डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट
वो किसी भी तर्ज पे हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि वो कोर्ट कह सकती है सरकारों को कि आपको ये कदम उठाने हैं, और वो कदमों के विषय में आगे बात की जा सकती है। दैट्स ऑल, यही हो सकता है। और तो कोई जमीनी स्तर पे तो सरकारों को ही काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक और प्रश्न मेरे मन में आपसे बात करते वक्त आया कि दिल्ली सरकार ने एक ये दलील दी है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो उसका असर तभी हो पाएगा जब दिल्ली ही नहीं पूरे दिल्ली एनसीआर को कवर किया जाएगा। क्या कहेंगे इस पे संजय जी? देखिए मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ जी, और मुझे जानकारी भी नहीं है इसके बारे में जी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इस तरह की बात होगी तो केंद्र सरकार या जो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिल्ली सरकार के जो वकील यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं आज, वो बताएंगे कोर्ट को और उसी के आधार पे जो है एक निर्णय दिया। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो संजय चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप वरिष्ठ वकील हैं, तमाम जानकारी उन्होंने साझा की कि क्या कुछ हो सकता है। कोर्ट लगातार सख्ती बरत रहा है, कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके से लोगों को मारा नहीं जा सकता। हालांकि एकाएक उन्होंने भी साफ किया कि यूं ही किसी का दम नहीं घुट जाएगा, कोई मर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप ऐसे माहौल में सांसें लेंगे तो समस्या का आना बेहद संभव है। यानी कि आप अगर एक दिन बाहर रहते हैं तो 25 सिगरेट्स के बराबर धुआं आपके लंग्स में, यानी आपके लंग्स में जाता है, और वो कितना ज्यादा घातक हो सकता है इस चीज की तस्दीक सुप्रीम कोर्ट ने की है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सख्ती जताई है। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से हिंसक झड़प देखने को मिली है। बता दें कि यहां एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के बीच एक बार फिर से मारपीट हुई है। आपको बता दें कि यहां पर मारपीट का पूरा मसला सामने आया है और साथ ही साथ इस घटना में दोनों ही गुटों के कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। ये मारपीट क्यों हुई इस संबंध में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो वहीं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता आयशी घोष ने मारपीट को लेकर ट्विटर पर जानकारी दी है। उधर दोनों संगठनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आयशी घोष ने इस घटना के लिए एबीवीपी पर आरोप लगाया है। वहीं एबीवीपी के मुताबिक जेएनयू के स्टूडेंट्स एक्टिविटी रूम में उनकी बैठक जारी थी। उसी दौरान देर रात करीब 9:45 पर लेफ्ट के छात्र वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे। इस घटना को लेकर दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में एबीवीपी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो वहीं घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ताहिर सैफी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, देखिए सबसे पहले मेरा ये सवाल आपसे कि पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानकारी दीजिए। किसे कितनी चोटें आई हैं और क्या अभी भी कुछ लोग जो छात्र हैं जो आपसी झड़प हुई है वो क्यों हुई है? हालांकि लेफ्ट और एबीवीपी के बच्चों के बीच में, यानी कि जो छात्र हैं उनके बीच में जो तनातनी है वो बनी रहती है। क्या है पूरा मामला, कितनी गंभीर चोटें आई हैं और क्या अभी कोई अस्पताल में है? पुलिस ने क्या कुछ कहा है? देखिए स्वाति, बिल्कुल आपको बता दूं कि जेएनयू में जो है एबीवीपी छात्र और लेफ्ट के बीच जो है पहले किसी बात को लेकर कहासुनी होती है और देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट तक नौबत पहुंच जाती है। दोनों ही तरफ से जमकर लाठी डंडे जो है बरसाए जाते हैं, जिसमें 1 दर्जन के आसपास जो छात्र हैं वो घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल जो छात्रों की तरफ से जो है एबीवीपी की तरफ से जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि वो बाकायदा अपनी मीटिंग हॉल में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे, उसी दौरान लेफ्ट के छात्र आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं, जिसमें कई लोग फिलहाल घायल हो जाते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं और जो घायल छात्र थे उनको उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि उनका मेडिकल बनाकर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सके। क्योंकि जेएनयू लगातार जो है सुर्खियों का विषय रहा है, आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर यहाँ विवाद होता रहता है और उसी के चलते एक बार फिर से ये विवाद हुआ है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जेएनयू के अंदर आए दिन जो किसी ना किसी बात को लेकर जिस तरीके से विवाद होता है, छात्रों के बीच जो है मारपीट होती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो इस पर सख्त कदम
पड़ेगा, ताकि आगे जो बच्चे भविष्य बनाने की खातिर जो जेएनयू में आते हैं और आगे का अपना भविष्य बनाने की जो है कोशिश करते हैं। ताहे देखिए, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रशासन को कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन स्कूल कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर तो नहीं जा सकता, यहाँ पर स्कूल प्रशासन को जरूर कोई सख्ती दिखानी पड़ेगी कि इस तरीके की झड़प एक कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर, यानी कि जो कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर इस तरीके की झड़पें नहीं होनी चाहिए। छात्र हैं, आप राजनीति भले ही यहाँ पे अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करें, लेकिन आप छात्र हैं, आप यहाँ पढ़ाई के लिए आए, आप यहाँ शिक्षा के लिए आए, यहाँ का माहौल बर्बाद ना करें। इसके लिए जरूर कॉलेज प्रशासन ने कुछ सख्ती दिखाई है अभी तक फिलहाल। ताहिर, देखिए, कॉलेज प्रशासन से मेरी बात हुई है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है, जो आरोपी छात्र हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विवाद होने के बाद हर बार कॉलेज प्रशासन आके बढ़कर जो है सफाई देता हुआ नजर आता है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि छात्रों के खिलाफ जो विवाद खड़ा करते हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते जो बाकी छात्र हैं उनकी पढ़ाई पर तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही और जो इस तरीके का उपद्रवी छात्र होते हैं उनके भी हौसले बुलंद होते जाते हैं, जिसके चलते आए दिन जो है जेएनयू में जो है मारपीट जैसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी देते हुए। क्योंकि इस तरीके से देखिए जेएनयू में लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आती रहती है, लेकिन कॉलेज प्रशासन सख्ती करने के लिए कदम बढ़ा चुका है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का, और पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है ये बड़ा फैसला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय
मंत्री परिषद के साथ 5 चिंतन शिविरों का समापन किया है। सत्र 4 घंटे से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान मंत्रियों ने प्रस्तुतियां दी और पीएम ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। सूत्रों ने बताया कि 77 मंत्रियों को 8 समूह में बांटा गया है, जिनमें से हर एक के लिए एक को समन्वयक चुना गया है। बैठक को चिंतन शिविर कहा गया है, जो कार्य दक्षता और शासन प्रशासन में समग्र सुधार के लिए एक चिंतन सत्र था। ऐसे कुल 5 सत्र आयोजित किए गए। व्यक्तिगत दक्षता, केंद्रित कार्यान्वयन, मंत्रालय के कामकाज और हितधारकों को जोड़ना, पार्टी समन्वय और प्रभावी संचार पर एक और अंतिम संसदीय प्रथाओं पर सत्र आयोजित किया गया था। और वहीं भोपाल को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वहीं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हबीबगंज स्टेशन का नाम आखिरकार हिंदू, आपको बता दें, फैसला मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर है। मध्य प्रदेश का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हाईवे की तर्ज पर यह स्टेशन बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस खबर से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम इसको आपको और भी बताते रहेंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का। काशी को एक बार फिर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। बता दें कि करीब 100 साल पहले काशी से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी होकर के चली गई थी, जो विभिन्न चरणों से होते हुए कनाडा पहुंच गई। अब भारत सरकार के प्रयास से वो मूर्ति वापस भारत में आ गई है। मां अन्नपूर्णा के मंदिर को लेकर यूपी सरकार भी गदगद है और उसको पुनः स्थापित करने का गौरव काशी विश्वनाथ मंदिर को मिला है। अब विधि विधान से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में होगी। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में एक नए गौरवशाली इतिहास की शुरुआत होगी। सीएम योगी खुद अब मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए काशी पहुंचे हैं। वहीं महाराष्ट्र के बोर्ड जिले में बीड जिले में एक नाबालिग बहू के साथ पिछले 6 महीने के दौरान 400 लोगों के रेप करने की जघन्य घटना सामने आई है। पीड़ित नाबालिग की उम्र महज 16 साल है और उसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी। इस बालिका वधू के यौन शोषण करने वालों में एक पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है, जिसने बच्ची की शिकायत लिखवाने के लिए आने पर रेप किया। बीड के पुलिस अधीक्षक ने रविवार को इस जघन्य अपराध की ओर बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित किशोरी 2 महीने से गर्भवती, उसने आपको बता दें, इसने रेप की शिकायत भी दर्ज करवाई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी में हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। लोक मंगल के लिए, आरोग्यता के लिए और इस चराचर जगत के रहस्यों को जानने के लिए जिस एक पद्धति का विकास किया था, आध्यात्मिक इस पद्धति को हमने योग का नाम दिया। लेकिन योग हम भारत में ही भूल गए थे। भारत की ऋषि परंपरा के इस अनमोल रत्न को, प्रसाद को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना और 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का कार्य करना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। हमारे पूज्य संत जन हैं। भारत का कोई ऐसा संत नहीं जो कुंभ का आयोजन हो और वो अपने आश्रम में बैठ जाए। वो दौड़ पड़ता है कुंभ के आयोजन में, क्योंकि हमारी मान्यता रही है, सनातन मान्यता रही है कि कुंभ का आयोजन सभी देवी देवताओं को संगम तट पर लेकर के आ जाता है। और हम भी जब जाएंगे तो संगम का रज और संगम का जल हम सबको भी पूर्ण करेगा और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद हर एक श्रद्धालु को प्राप्त हो जाएगा। हर श्रद्धालु उमड़ पड़ता था। कुंभ दिव्य भी हो, भव्य भी हो
और वैश्विक मंच पर भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बने। यूनेस्को ने दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। प्रयागराज कुंभ जिस भव्यता के साथ संपन्न हुआ, वह सब आपके सामने। भाइयों बहनों, श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। लाखों लोग उसके बलिदान हुए, लेकिन सफलता तब भी दूर की पौड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से श्री राम जन्मभूमि के विवाद का सदैव के लिए समाधान हुआ, बल्कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ कर दिया। 5 अगस्त 2020 500 वर्षों के विवाद का पटाक्षेप की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कर कमलों से कार्य भी शुभारंभ हो गया। काशी तीनों लोगों की न्यारी नगरी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी पर गौरव की अनुभूति न करता हो? काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, लेकिन बाबा विश्वनाथ का धाम की स्थिति क्या थी? 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे और तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली को देख करके, वहां पर गंदगी को देख करके, भिन भिनाती हुई मक्खियों को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन आजादी के बाद भी देश के हुक्मरानों के कान में वो आवाज नहीं गूंज रही थी। जो गांधी जी के नाम पे सत्ता प्राप्त किए थे, गांधी जी के नाम पे राजनीति करते थे, उन्होंने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। लेकिन ठीक 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी इच्छा न होती हो कि मैं जीवन में एक बार मां गंगा के जल का आचमन करूं और मां गंगा के जल में स्नान करूं? हर भारतीय के मन में एक अभिलाषा होती है। कोई गंगोत्री जाता है, कोई गौमुख तक जा पाता है, कोई ऋषिकेश में, कोई हरिद्वार में, कोई गढ़मुक्तेश्वर में, कोई प्रयागराज में, कोई काशी में, कोई गंगा सागर में। लेकिन गंगा तो गंगा ही है। लेकिन गंगा की चिंता भी किसी ने की। अविरल गंगा, निर्मल गंगा की परिकल्पना को भी किसी ने साकार किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत के विरासत को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए? ठीक कह रहे थे यहां पर हमारे शंकरपुरी जी महाराज, सतवा बाबा, रविंद्रपुरी जी महाराज और स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। ठीक कहा उन्होंने, पहले भारत की मूर्तियां तस्करी के माध्यम से दुनिया में पहुंचा दी जाती थी। भारत की आस्था आहत होती थी। आज ढूंढ ढूंढ करके उन मूर्तियों को भारत वापस लाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं। 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी
आप सोचिए 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था और कनाडा के एक विश्वविद्यालय के संग्रहालय में यह मूर्ति थी। देखिए, उन्होंने संग्रहालय में पूजा नहीं करते, लेकिन अपने संग्रहालय में रखा हुआ था कि कितनी पुरानी ये मूर्ति है। और वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया और बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज भगवान विश्वनाथ की उस पावन धाम में निर्माणाधीन उस धाम के ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सत प्रयास और उनकी प्रेरणा से मूर्ति आई और ये मूर्ति यहां पर स्थापित हो रही है। ये हमें एक नई प्रेरणा देगी। हमारे अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं हमारी अपनी हैं, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी होगी। पहले यहां से जाता था, चोरी हो जाता था, हमारी विरासत गायब हो जाती थी, आस्था आहत होती थी। आज उस आस्था को सम्मान देने के साथ साथ विरासत को वापस उसके मूल के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास, और मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। एक असामान्य कार्य, एक अभिनंदनीय कार्य, हर एक भारतीय के लिए अनुकरणीय उदाहरण। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नई दृष्टि दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भारत के वैदिक उद्घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्घोष को एक सामान्य भाषा में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जोड़ करके उन्होंने वैदिक उद्घोष को बहुत सहजता, सरलता के साथ, लोक भाषा के साथ जोड़ करके उसको मूर्त रूप दिया। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को जिसके पास आवास नहीं एक एक आवास मिले, हर गरीब के घर में भी बिजली का लट्टू जले और उसके घर में रोज दीपावली मनाया जाए, हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था मिले, हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, निरोगता की कामना हो, आरोग्यता प्राप्त हो, हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा जाने भारत का वासी है, उसको भारत की सुविधा पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उसको शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विकास की इस नई संकल्पना को देने वाले, भारत को दुनिया के सामने समृद्धतम राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने वाले, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले और भारत को दुनिया के सामने पूरी धमक के साथ भारत की उपस्थिति को प्रस्तुत करने वाले, भारत की आस्था का सम्मान करने वाले, भारत के आन मान शान की रक्षा हर सम विषम परिस्थितियों में करने वाले और कोरोना महामारी के दौरान जीवन और जीविका को बचाने का सबसे बेहतरीन प्रबंधन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर
कोरोना प्रबंधन इतना बेहतरीन कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ मोदी जी के सत प्रयास से। किसी भी महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती थी, उससे कई ज्यादा मौतें भूख से होती थी। और अब तो साक्षात मां अन्नपूर्णा को ही लेकर के आ गए।